हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहली वीडियो में हमने बात करी थी वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में न्यू लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और कैसे हम उनको जुपिटर में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर, और उस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मशीन लर्निंग पाइपलाइंस हमारी बहुत सारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और मे बी इसके बाद एक वीडियो और आए जिसमें मैं आपको प्रॉपर मशीन लर्निंग पाइपलाइंस के बारे में थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसी नोट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके मशीन लर्निंग और पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक डेमो फोल्डर बनाया था और उसमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है यूट्यूब। और मैंने इस फोल्डर के अंदर ही अपनी सारी की सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जितनी भी पाइथन फाइल्स हैं इसी फोल्डर के अंदर है। और मैंने इस फोल्डर में ऑलरेडी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। ये दिख सकता है आपको, यूट्यूब एनवायरनमेंट के नाम से। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वो सारी की सारी फाइल्स हैं जो कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में होती है। तो मुझे सबसे पहले इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं अपने प्रोजेक्ट में काम करूँगा। तो उसके लिए शायद आपको पता है कि हमें कहाँ जाना होता है। तो पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और मेरे ख़्याल से हमको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। और कमांड प्रॉम्प्ट के बाद आपको पता है कि हमें कहाँ जाना होगा, कि मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा। और क्योंकि ये डायरेक्टरी डेस्कटॉप के अंदर है, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद लिखूँगा वन ड्राइव। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डेस्कटॉप। और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा कौन सा फ़ोल्डर है ये, यूट्यूब। यूट्यूब फ़ोल्डर है। तो इसके अंदर मैं आ चुका हूँ, और इसके अंदर मुझे पता है मुझे जाना है यूट्यूब एनवायरनमेंट के अंदर। यूट्यूब एनवायरनमेंट के बाद मुझे जाना है स्क्रिप्ट्स में, और उस पे मेरे को एक्टिवेट में क्लियर करना है, क्लिक करना है, सॉरी। तो ओके, कुछ प्रॉब्लम, अच्छा ये रहा। तो मुझे जाना था किसके अंदर, कहाँ गया फ़ोल्डर, ये रहा फ़ोल्डर। तो मुझे जाना था यूट्यूब के अंदर, इस यूट्यूब एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद मुझे जाना था स्क्रिप्ट्स में, और उसके बाद मुझे जाना था एक्टिवेट के अंदर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसका नाम ये है, उसके अंदर मैं ऑलरेडी अपनी सारी की सारी पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर चुका हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर दोबारा करता तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाता। तो मैंने पहले ही वो इंस्टॉल कर ली है। तो मैं सीधे जुपिटर नोटबुक खोलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस जुपिटर फाइल में मैं सबसे पहले उसी फोल्डर में जाऊंगा जो कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, जो कि है मेरे वन ड्राइव, उसके बाद डेस्कटॉप और यूट्यूब के अंदर। और यूट्यूब के अंदर मुझे जाना है, ये रहा ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने पहले ही वो इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रखा है जो कि मैंने बनाया था अभी करंट। ये रहा, दिस इज द यूट्यूब इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सारी लाइब्रेरीज मैंने यूज़ करी हैं। इसका मतलब कि मैंने अपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ये सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है। और आप इसको कर सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो को देख कर। तो मैं ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके सामने ये सब टाइप करता तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे जो मेन चीज़ आएगी, जहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगी, उस पे हम थोड़ा-सा और गौर करेंगे ताकि आपको समझ पाए। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको मशीन लर्निंग और पाइथन ऑलरेडी आते हैं, तो ये सब समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो फर्स्टली हमने वो सारी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लिया है जिसकी हमें ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने अपने डाटा सेट को लोड किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा डाटा सेट है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर हमारे कौन-कौन से कॉलम है, पहला कॉलम ये है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है इंसर्ट डेट, मेरे ख्याल से ये वो डेट है जिस डेट के अंदर डाटा फीड किया होगा। यह ओरिजिन जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, यह डेस्टिनेशन जहाँ पे ट्रेन जाने वाली है। यह स्टार्ट डेट, मेरे ख्याल से ये जर्नी की स्टार्ट डेट है। और ये एंड डेट, जिस डेट को जर्नी खत्म हुई। ट्रेन टाइप की किस तरह की ट्रेन थी, मेरे ख्याल से किसी और अदर कंट्री का ये डाटा है, तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप की ट्रेन्स लिखी पड़ी है। क्या प्राइस है, इसी प्राइस को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इसको हम अलग रख देते हैं। ट्रेन क्लास कौन सी क्लास की ट्रेन थी, मेरे ख्याल से ये 1 थी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 1
फॉर एग्जांपल इंडिया में मेरे ख़्याल से एसी होती है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, वैसे ही बाहर कुछ और तरीके की ट्रेन्स होती होंगी। और ये है फेयर कि प्रमोशन वाले फेयर था, फ्लेक्सी वाले फेयर था। तो ये सारा डाटा मतलब ये सारे कॉलम्स हमारे इस डाटा सेट में अवेलेबल हैं। तो इसी नोट के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए फर्स्टली मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अपने इस पर्टिकुलर डाटा सेट में कितने कॉलम्स और रोस हैं। तो इसके अंदर हमारे इतने सारे रोस हैं और इतने कॉलम्स हैं। तो फर्स्टली जैसा कि हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं, हमको नल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने इसमें भी नल वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। तो प्राइस में सबसे ज़्यादा नल वैल्यूज़ थी, उसके बाद ट्रेन क्लास और इसमें। तो फिलहाल के लिए क्योंकि ये मैं प्रोजेक्ट प्रिडिक्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सर जस्ट एक प्रॉब्लम को समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने इन सारी ही नल वैल्यूज़ को हटा दिया है। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसको इम्प्यूट करना पड़ेगा, मीन मीडियन मोड, जो भी आप जिस भी तरीके से इम्प्यूट करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसको ड्रॉप एन से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया तो यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद देखा कि हमारी कौन-कौन से कॉलम है, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, हमारे ये सारे कॉलम्स थे। इसके अंदर मुझे प्रिडिक्ट किसको करना है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, हमें प्रिडिक्ट करना है किसको? इस प्राइस को। 1 मिनट, थोड़ा-सा मार्कर ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसको छोटा कर देता हूँ और इसको रबर से मेरे टोके, फिर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को प्रिडिक्ट करना है। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को किस-किस कॉलम की अर्जेंट ज़रूरत है। तो इंसर्ट डेट की मेरे ख्याल से मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, अननेम्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ओरिजिन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, डेस्टिनेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्ट डेट की मे बी नॉट, एंड डेट की मे बी नॉट, ट्रेन टाइप की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेन क्लास की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, फेयर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है कि फ़िलहाल मैंने इस कॉलम को हटा दिया है, डाटा सेट से इस कॉलम को भी हटा दिया है, इस कॉलम को भी हटा दिया है, इस कॉलम को भी हटा दिया है, ड्रॉप कर दिया है। और फ़िलहाल मेरे पास केवल ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ट्रेन टाइप, ट्रेन क्लास और फेयर होंगे। इसके लिए मैं आपको कोड नीचे दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भैया डीएफ ड्रॉप इन सारे ही कॉलम को हमारे डाटा सेट से ड्रॉप कर दो या फिर रिमूव कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, मुझे मिल गया ये वाला डाटा सेट। इसके अंदर आप देख सकते हैं ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, ट्रेन टाइप है, प्राइस को हमको प्रिडिक्ट ही करना है, ट्रेन क्लास अफेयर है। उसके बाद मैंने चेक किया कि जो हमारे ये कॉलम्स है इनमें कौन कौन से डाटा टाइप है। तो जैसा कि यहाँ आराम से हम देख भी सकते हैं कि इसके अंदर कैटेगोरिकल होना चाहिए, इसके अंदर भी कैटेगोरिकल होना चाहिए, ट्रेन टाइप में भी कैटेगोरिकल, प्राइस में कंटिन्यूस और फ्लोटिंग कुछ भी बोल सकते हो आप, ट्रेन क्लास में कैटेगोरिकल। यहाँ हम देख सकते हैं बिल्कुल सही है डाटा टाइप, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने चेक करना चाहा कि हर एक कॉलम में कितने तरीके की यूनिक वैल्यूज़ हैं, और उसके लिए मैंने ये वाला कोड लिखा है जो मेरे को बता रहा है कि हर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल जो ओरिजिन है, जहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 यूनिक वैल्यूज़ है। सिमिलरली डेस्टिनेशन के अंदर भी 5 यूनिक वैल्यूज़ है। ट्रेन टाइप में ये सारी यूनिक वैल्यूज़ है। प्राइस के अंदर बहुत सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो प्राइस में मे बी बहुत सारा फ्लक्चुएशन होगा, बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वो। ट्रेन क्लास में ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर है। तो अब क्योंकि मुझे प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, तो मुझे अपने वाले कॉलम को सेपरेट करना पड़ेगा जिसको मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सॉरी प्रोजेक्ट में करते हैं। तो पहले मुझे एक्स में वो सारे कॉलम्स रखने पड़ेंगे जिसको हम इनपुट कॉलम्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं, वाई में मेरे को टारगेट कॉलम रखना पड़ेगा, टारगेट कॉलम मेरा यहाँ पे प्राइस है। और एक्स में मेरे को प्राइस के अलावा सब रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक्स में प्राइस को ड्रॉप करके सारे कॉलम रख दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स के अंदर वो सारे कॉलम्स हैं। अब फिर से ये डार्क हो गया, 1 मिनट, पता नहीं इसको क्या हो जाता है कभी कभी, बार बार बार। ओके, ये रहा। एक्स के अंदर वो सारे कॉलम्स है प्राइस को छोड़ के, ठीक है, जिनको हम यूज करने वाले हैं प्राइस को प्रिडिक्ट करने के अंदर। और वाई के अंदर हमारा प्राइस वाला कॉलम है, फिर से डार्क हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलो उसको बाद में देखूंगा मैं एक बार। हम्म, उसके बाद जैसा कि हमको पता ही है, हमको अपने पूरे डाटा सेट को स्प्लिट करना पड़ता है, कुछ ट्रेनिंग में और कुछ टेस्टिंग में। तो मैंने ट्रेन टेस्ट लिखा, एक्स टेस्ट, और मैंने अपने डाटा सेट को क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया है ट्रेन, और ये रहा ट्रेन और टेस्टिंग डाटा सेट में। तो टेस्टिंग के लिए मैंने 20% डाटा सेट रखा है और रैंडम स्टेट मैंने 42, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने सबकी सेव चेक कर लिया कि ट्रेनिंग में के लिए मेरी कितनी रोज अवेलेबल हैं, तो ट्रेनिंग के लिए मेरी इतनी रोज अवेलेबल है, और टेस्टिंग के लिए मेरी कितनी रोज अवेलेबल है, तो 40,465 रोज मेरी अवेलेबल है।
उसके बाद मैंने एक बार चेक कर लिया कि क्या एक्सट्रेन के अंदर मेरे जो कॉलम्स है वो सही है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं वो सारे के सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अब हमको पता है कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, चाहे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, मोस्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैटेगोरिकल डाटा को वो नहीं कर सकती, रीड नहीं कर सकती। वो केवल डिजिटल डाटा को ही रीड कर सकती हैं। तो इस केस में मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं समझ में आएगा कि मैड्रिड का मतलब क्या है, बार्सिलोना का मतलब क्या है। तो अगर आपको मशीन लर्निंग आती है तो आपको पता होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन सारे ही कैटेगोरिकल कॉलम को एनकोड करना पड़ता है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्मेट में, 0 और 1 की फॉर्म में या फिर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। और उसके लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे पाइथन के अंदर, जिसका नाम है वन हॉट एनकोडर। इसको मैंने पहले इंपोर्ट कर दिया था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सबसे ऊपर इंपोर्ट कर दिया था, ये रहा। scikit-learn के अंदर ये अवेलेबल होती है वन हॉट एनकोडर। तो मैंने इसको पहले इंपोर्ट कर दिया था। अब मैंने इसका एक वो बनाया है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद इसका मैंने यूज़ करके फिट ट्रांसफॉर्म लगाया है मैंने एक्सट्रेन पे। ठीक है, एक्सट्रेन मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, कि हम एक्सट्रेन जो कि ट्रेनिंग डाटा सेट है उससे ही सीखना चाह रहे हैं और उसी को ट्रांसफॉर्म भी करना चाह रहे हैं। मैं मतलब क्या कहते हैं, इन कैटेगोरिकल्स वैल्यूज़ को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए मैं टेस्टिंग डाटा सेट की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ट्रेनिंग डाटा सेट की हेल्प ले रहा हूँ। और उसी की हेल्प लेके मैं इसी ट्रेनिंग डाटा सेट को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ डिजिटल फॉर्मेट में। और उसको मैंने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, जिसका नाम है एक्सट्रेन एनकोडेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रेन एनकोडेड के अंदर ये सारे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ अब डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ओरिजिन ये सब दिख रहे थे और ये सब इस फॉर्म में आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली क्या कहते हैं, मुझे बताएगा कि मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कितना एक्यूरेट है और कितना ये सही है। ये मैंने जस्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट से कॉपी कर लिया है फिलहाल के लिए, इसकी हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। आप कोई भी एक जस्ट रैंडमली मैट्रिक्स ले लेना, चाहे मीन स्क्वायर एरर हो, चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर हो, फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर फंक्शन लिख दिया, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर लिया है, रूट मीन स्क्वायर एरर लिया है, मीन एब्सोल्यूट एरर लिया है, ऑटो स्कोर ले लिया। और इस फंक्शन के अंदर हम दो वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे, एक होगी जो एक्चुअल वैल्यूज थी और एक जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करेगा। और उन दोनों को मिलने के बाद ये मेरे को सारी की सारी वैल्यूज दे देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट एक रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल बनाया है। जैसा आप देख सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया था पहले, मतलब वही पहले बॉक्स के अंदर। और रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मैंने 100 एस्टिमेटर्स को सेलेक्ट किया है और इसकी रैंडम स्टेट मैंने 42 ले लिया। अब मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि हमको मशीन लर्निंग मॉडल को फिट करना पड़ता है अपने ट्रेनिंग डाटा सेट में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को अपने एक्सट्रेन पे फिट नहीं किया, मैंने एक्सट्रेन अनकोडेड पे फिट किया है। क्योंकि एक्सट्रेन पे अगर मैं फिट करता तो मेरे को वो एरर दे देता। मैं आपको इस बात को शो करके भी दिखा सकता हूँ, अगर ये मॉडल अभी भी वर्किंग है। एक मिनट, मेरे को लगता है मुझे सारे सेल को रन करना पड़ेगा फिर से। इसको मैं रन कर लेता हूँ एक बार, टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, ये रन हो चुका है। तो ये होगी सेकंड, ये होगा df डॉट हेड, फिर शेप बता देगा। नल को डिलीट, नहीं, नल को हमने देख लिया, नल को डिलीट कर दिया, कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। कॉलम्स चेक कर लिए, कॉलम्स को ड्रॉप कर दिए। हेड देख लिया, इन्फो सही है सबका, कॉलम्स की यूनिक वैल्यूज देख ली। उसके बाद टारगेट वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक्स देख लिया, वाई भी देख लिया। उसके बाद हमने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट कर दिया। उसके बाद टेस्ट ट्रेन की हमने शेप और साइज भी देख ली। ट्रेन को हमने देखा, एक्स ट्रेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनकोडेड फॉर्म में, उसके लिए वन हैंड हॉट एनकोडर का इस्तेमाल किया और ये एक्स ट्रेन एनकोडेड है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जो हमारे मॉडल को क्या करेगा, मॉडल को देखेगा कि मॉडल कितना सही रन कर रहा है। फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत इतनी थी नहीं। और उसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट का एक वेरिएबल बनाया जो हमारा फिट होगा डाटा पे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को क्या कर दिया है, फिट कर दिया अपने एनकोडेड वाले में, इस वाले डाटा सेट में। और थोड़ा-सा ट्रेन होने के लिए ये टाइम लेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा डाटा सेट है। तब तक मैं आपको ये शो करना चाह रहा था कि अगर मैं इसी रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ और इसको मैं एक्सट्रेन एन्कोडेड की जगह एक्सट्रेन पे फिट करता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो क्योंकि अभी ये रन नहीं हुआ है तो मैं इसको भी रन नहीं कर सकता। तो थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता ये जल्दी रन हो जाए। आई डोंट नो कितना टाइम लेगा ये।
ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इतना टाइम लेना तो नहीं चाहिए था वैसे। पहले बार में तो बहुत अच्छे से रन हो गया था इजीली। आई डोंट नो व्हाई ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है इस टाइम। हाँ चलो हो गया। हाँ मैं आपको ये बताने चाह रहा था, अगर मैं अपने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को एक्सट्रेन एनकोडेड इस वाले के ऊपर ट्रेन नहीं करता बल्कि इस वाले के ऊपर ट्रेन करता, जिसमें मैं कैटेगोरिकल कॉलम्स को सप्लाई करता, तो क्या प्रॉब्लम आती? तो जैसे ही मैंने इसको रन किया इसने बोल दिया वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों बोला? क्योंकि भैया हमारे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को पता ही नहीं चल रहा कि मेडिड है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कैटेगोरिकल कॉलम को ये नहीं पहचान पाता, इसलिए जब मैंने एनकोडेड वाले को किया तो आराम से ट्रेन हो गया। अब जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था, यहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो कृपया करके इस पार्ट को ध्यान से सुने। ठीक है। अब मैंने ये जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है उसको हमने ट्रेन कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है मशीन लर्निंग का, कि हमें इस रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को यूज करना होता है, जिसको हमने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया, इसको यूज करना होता है न्यू वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, न्यू वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, और न्यू वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक टेस्टिंग डाटा सेट रखा था जिसका नाम था एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट ये रहा वो। ठीक है। अब इस एक्स टेस्ट की वैल्यूज को हमको प्रिडिक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया वाई प्रिडिक्ट, और इसके अंदर मैंने बोला कि भैया जो मेरा ट्रेन मॉडल है, ये रहा, यहाँ पे हमने ट्रेन मॉडल करा था, ये रहा, जो हमारा ट्रेन मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट का, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे एक्स टेस्ट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर दो। और मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हमारा एक्स टेस्ट भी अभी एक कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर आता है। तो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बोलेगा कि भाई मुझे तो फिर से वैलेंसिया का मतलब समझ में नहीं आता है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखने वाली है। जब मैंने इसको रन किया तो उसने बोल दिया कि भैया वैलेंसिया क्या है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एक्स टेस्ट को भी, कैटेगोरिकल कॉलम को भी क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी किसके साथ किया था, ट्रेनिंग डाटा सेट के साथ किया था। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैंने वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करके इसको क्या किया था, एनकोड किया था ट्रेनिंग डाटा सेट को। तो मुझे प्रिडिक्शन से पहले अपने टेस्टिंग डाटा सेट को भी क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा उसी वन हॉट एनकोडर से। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि जो वन हॉट एनकोडर था जिसका हमने इस्तेमाल करके ट्रेनिंग डाटा सेट को एनकोड किया था, उसी वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल करके मुझे इस टेस्टिंग डाटा सेट को भी क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। इन कैटेगोरिकल वैल्यूज को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और हमने उस वन हॉट एनकोडर को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि किस कैटेगोरी कॉलम को मतलब किस पर्टिकुलर वैल्यूज को जीरो देना और किस पर्टिकुलर वैल्यूज को हमको वन देना है। तो मैं इस बार फिट ट्रांसफॉर्म रन नहीं करूंगा, मैं सीधे ट्रांसफॉर्म रन करूंगा। ट्रांसफॉर्म हम बेसिकली तब रन करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर एनकोडर को हम जो ऑलरेडी ट्रेन कर चुके होते हैं। क्योंकि मैंने वन हॉट एनकोडर को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं सीधे बोलूँगा कि भैया मेरे एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दो। और जैसे ही मैंने एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। और इसको रन कर चुके, तो मैं आपको एक्स टेस्ट एनकोडेड को दिखाना चाहूँगा कि ओके, इसको टू एरे में करना पड़ेगा हमें, टू एरे। ठीक है। तो अब हम देख पाएंगे। हाँ। तो हमारा अब टेस्ट भी हमारा एनकोड हो चुका है डिजिटल वैल्यूज में। और अब मैं अगर बोलूँगा कि रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को कि मेरे भैया टेस्ट एनकोडेड को प्रिडिक्ट करो, तो अब ये इजीली प्रिडिक्ट कर देगा, क्योंकि अब ये डिजिटल वैल्यूज में। और जैसा कि मैं इसको रन करूँगा, ओके, फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसको मैंने रन तो किया था। रैंडम फॉरेस्ट एस्टिमेटर्स, ओके, एस्टिमेटर एस्टिमेटर एस्टिमेटर। आई थिंक मैंने अपने फंक्शन को वो नहीं किया था, किया था 65। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम आ रही है? रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हैज एस्टिमेटर्स एस्टिमेटर्स। एक मिनट, मैं एक बार यहाँ से फिर से वन एनकोडर तो ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ये तो नहीं चलेगा, मुझे पता है, और ये मैंने ट्रेनिंग कर चुका था ऑलरेडी। इसको फिर से ट्रेनिंग होने में टाइम लग जाएगा।
वैसे टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके, तब तक हम एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एट्रीब्यूट एरर आरएफ मॉडल प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट एनकोडेड। तो एक्स टेस्ट एनकोडेड सही है, ये तो ट्रांसफॉर्म है। एक्स टेस्ट को ही हम कर रहे हैं। एक्स टेस्ट एनकोडेड सही है मेरे हिसाब से, तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। वाई टेस्ट प्रेडिक्ट। एक मिनट, थोड़ा वेट करते हैं। ये फिर से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हाँ चलो, ट्रेन हो गया। एक्स टेस्ट सही है। और वाई प्रिडिक्ट इसमें डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि मैंने एक्स टेस्ट को पास किया है जो कि कैटेगोरिकल था। और एक्स टेस्ट एनकोडेड मैंने कर दिया, एक्स टेस्ट एनकोडेड। और हाँ, अब ये रन हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। और अब आप देख सकते हैं कि इसने प्रिडिक्ट कर दी और वैल्यूज़ को इसने बता दिया कि हमारा जो मीन स्क्वायर एरर है वो इतना का है, R2 स्कोर इतने का है। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया है, कौन से वाले मॉडल को, सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को। यहाँ पे हमने ट्रेन किया था ना। कहाँ गया रैंडम फॉरेस्ट मॉडल? ये रहा। ये हमने ट्रेन किया था। अब जब भी हम किसी भी मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं, तो हम उस मॉडल से चाहते क्या है कि क्या कहते हैं कि जब भी हम उसको कुछ इनपुट वैल्यूज़ दें, उस पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज़ के लिए हमें वो आउटपुट दे। इसको मैं एक बार मैं प्रॉपर्ली समझाना चाहूँगा। तो हम पेंसिल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, और उसके थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक, एक मिनट, फिर से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। रबड़ की हेल्प से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। और फिर से पेंसिल ले लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि हमारा ये हमने मॉडल बना लिया। अब इस मॉडल से हम चाहते क्या है कि इसको हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ दें, और इस इनपुट वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये क्या दे दे, आउटपुट दे दे। अब क्योंकि मैंने इस मॉडल को क्या कर लिया है, ट्रेन कर दिया है। अब ट्रेन किया किसके हिसाब से, इनपुट कॉलम्स के हिसाब से। इनपुट कॉलम्स हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। हमारे पास एक इनपुट कॉलम थी ओरिजिन, एक इनपुट कॉलम थी हमारे पास डेस्टिनेशन, एक थी हमारे पास कौन सी, ट्रेन टाइप, और एक थी हमारे पास ट्रेन क्लास, ठीक है, और एक थी हमारे पास फेयर। तो मैं जब भी इस मॉडल को ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दूंगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये प्राइस बताएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बताएगा, मुझे ये प्राइस बताएगा। तो ऐसा ही मैं करना चाह रहा हूँ। मैं ये 6 वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ, कोई भी रैंडम, और मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस को फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही हम यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। 1 मिनट, मैं इसको मिटो देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स एक्स हेड लिया। मतलब बेसिकली हमने जो एक्स लिया था उसको लिया, उसकी मैंने फर्स्ट वैल्यूज ले ली। फर्स्ट वैल्यूज मतलब हमने पहला कॉलम ले लिया, सॉरी पहला रो ले लिया। अब मैं अपने मॉडल को बोलना चाहता हूँ कि जब भी ओरिजिन पॉन्ड फेरेडा है, डेस्टिनेशन मैड्रिड है, ट्रेन टाइप एमडी है, ट्रेन क्लास ये है, और फेयर फ्लेक्सिबल है, तो प्राइस क्या होगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, तो मैंने यही किया। मैंने इस पूरे डाटा सेट में से केवल पहला रो सेपरेट कर लिया इस क्या कहते हैं कोड की हेल्प से। मेरे ख्याल से आपको पता होगा आई लॉग कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने उसको रैंडम टेस्ट वेरिएबल के अंदर डाल दिया। रैंडम टेस्ट वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और मैंने बोला कि जो मैंने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाया था इतनी मेहनत करके, कि भाई मैं अगर तेरे को ये 5 वैल्यूज दूंगा तो मेरे को प्राइस बता दियो। तो मैंने इसी रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को बोला कि प्रिडिक्ट करके बता, जब ओरिजिन ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो प्राइस क्या है। और जैसे ही मैंने ये वाला डाटा इसको फीड किया, तो इसने मुझे प्राइस बताने की जगह वार्निंग दे दी कि मैं पॉन फेरेडा को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर से प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर से प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो हम डाटा पास कर रहे हैं वो फिर से कैटेगोरिकल कॉलम में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो यूज़र होगा, बेसिकली मान लेते हैं आपने ये पर्टिकुलर ऐप बनाई और इस ऐप को आपने डिप्लॉय कर दिया, इस प्रोजेक्ट को आपने डिप्लॉय कर दिया, और इस डिप्लॉय को करने के बाद कोई एक यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, तो वो कैटेगोरिकल वैल्यूज ही डालने वाला है। वहाँ पे वो ओरिजिन में कोई कैटेगोरिकल चीज़ ही डालेगा, डेस्टिनेशन में कोई कैटेगोरिकल चीज़ ही डालेगा। इन सारी ही कॉलम्स में वो एक कैटेगोरिकल वैल्यू डालने वाला है। तो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ये खुद से करना पड़ेगा डिसाइड कि भाई मेरे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज ही आएंगी, मुझे इसको खुद
डिजिटल में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। यूज़र ये सारा काम नहीं करने वाला। यूज़र को आपको कन्वीनियंस देना पड़ेगा कि भाई तेरे को जो डालना डाल, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो यही हमको काम करना है जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस जो हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया था कैटेगोरिकल, इसको मैं फिर से वन हॉट एनकोडर की हेल्प से क्या कर दूँ, ट्रांसफॉर्म कर दूँ डिजिटल में। जैसे कि मैंने ऐसा इस्तेमाल यूज़ किया है। वन एनकोडर से बोला कि भैया जो वो पहला जो रो था ना उसको तुम क्या कर दो, एनकोड कर दो। और एनकोड करने के बाद मैंने प्रिडिक्ट करने के बोला, देखो उसने इजीली प्रिडिक्ट कर दिया। ये रहा, आप प्रिडिक्ट कर लिया। और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो ये रहा वाई हेड, देख सकते हो आप कि ये रैंडम फॉरेस्ट बता रहा है कि 59.5 है और एक्चुअल वैल्यूज भी 59.5 है। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यूज दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जब जब मैं ये वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं डिजिटल वैल्यूज दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। क्या है प्रॉब्लम, एक बार हम इसको लिख के समझ लेते हैं नोटबुक के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ड्रा पे जाते हैं, पेंसिल, हाँ, क्लोज। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमने बहुत ही मेहनत से एक प्राइस प्रेडिक्शन प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बनाया। और हमने बोला कि यार ये प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल को ना हम कुछ इनपुट वैल्यूज देंगे, तो ये मुझे ये प्राइस बताएगा। मुझे क्या बताएगा? प्राइस। इनपुट वैल्यूज मेरे ख्याल से आपको पता होंगी कौन कौन सी थी, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ट्रेन टाइप कौन सी है, बेसिकली ट्रेन टाइप, ओरिजन, डेस्टिनेशन, ये सारी इनपुट वैल्यूज थी। और इसके थ्रू मेरे को ये प्राइस बताने वाला था। और इस मॉडल को हमने ट्रेन किया है। वी डिड इट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो वैल्यूज़ हैं जो हम इनपुट में देंगे, ये वैल्यूज़ जो हम इनपुट में दे देंगे, इनपुट, ये तो कैटेगोरिकल होने वाली है। और जैसे ही कैटेगोरिकल वैल्यूज़ आप अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दोगे, इसको दोगे, तो ये रोने लग जाएगा बेचारा। ये बोलेगा, रोने लग जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे को तो भैया कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है, मुझे तो तुम डिजिटल वैल्यूज़ दो, 0 1 की फॉर्म में दो, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में दो। तो अब यूज़र तो ये काम नहीं करने वाला, यूज़र तो कैटेगोरिकल ही देने वाला है। तो मुझे कुछ ऐसा करने पड़ेगा कि जब जब कोई भी यूज़र, मान लेते हैं एक यूज़र है, इसने दिए कैटेगोरिकल वैल्यूज़, इसने दी कैटेगोरिकल वैल्यूज़, ये कैटेगोरिकल वैल्यूज़ पहले कन्वर्ट हो जाएँ, किसमें? डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्म मतलब 1 और 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएँ। उसके बाद ये जाएँ किसमें? हमारे उस मॉडल के पास जो हमने ट्रेन किया था, मॉडल को ट्रेन किया था। अब जब ये डिजिटल वैल्यूज़ के पास जाएँगी, तो ये मॉडल आराम से क्या कर पाएगा? प्रिडिक्शन कर पाएगा, प्रिडिक्शन कर पाएगा। और जब ये प्रिडिक्शन कर पाएगा, तो हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी काम को आसान बनाता है हमारी मशीन लर्निंग पाइपलाइंस। मशीन लर्निंग पाइपलाइन इसी काम को क्या कर देती है, हमारी आसान बना देती है। कैसे बना देती है आसान? इसको हम आगे देखते हैं कोड की हेल्प से। तो ये रहा, हाउ पाइपलाइन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एसके लर्न के अंदर पाइपलाइन जो होती है उसको इंपोर्ट किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलर की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो थी नहीं। फिर मैंने पाइपलाइन एक वेरिएबल बनाया। और जो पाइपलाइन बनाने का तरीका होता है वो ये होता है बेसिकली, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको जो पाइपलाइन आपने इंपोर्ट किया है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला पैरेंथेसिस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको कुछ भी नाम लिखना होता है, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। बेसिकली मैं यहाँ पे एनकोडिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने एनकोडर लिख दिया है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट लिखना वो चाहिए जिससे वो कनेक्टेड हो। तो फिलहाल मैं एनकोडिंग करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एनकोडर लिख लिया। और दूसरा बात, मैंने लिखना यहाँ पे क्लासीफायर लिखा है। अब यहाँ पे मैंने नाम गलत लिख दिया है गलती से, यहाँ पे क्लासीफायर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रिग्रेशन करना चाह रहा हूँ या फिर प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ, कुछ भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इस पाइपलाइन का जो फॉर्मेट होता है ना वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने क्या लिखा कि भैया एनकोड करना है, कोई भी डाटा तुम्हारे पास आएगा उसको सीधे क्या कर दो, एनकोड कर दो। उसके बाद ही उसको रैंडम फॉरेस्ट को देना, उससे पहले इसको रैंडम फॉरेस्ट के पास नहीं देना। एक बार मैं आपको लिख के समझाता हूँ यहाँ पे, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। पेंसिल हमने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ये जो पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन
इसको मैंने बोला कि कोई भी डाटा तुम्हारे पास आए, डाटा तुम्हारे पास फीड हो, तो पहला क्या करना है, पहला स्टेप करना है उसको एनकोडिंग, क्योंकि सबसे पहले पाइपलाइन के अंदर में एनकोडर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, एनकोड करना। और उसके बाद ही उसको किसको देना, रैंडम फॉरेस्ट को देना। उसके बाद ही इसको किसको देना, रैंडम फॉरेस्ट को देना। बिना एनकोड किए उसको रैंडम फॉरेस्ट को कभी मत देना। अब और क्या हो सकता था, अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर डाटा सेट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती, तो मैं उसको स्केल करना चाहता, स्टैंडर्ड स्केलर या मिन मैक्स स्केलर, तो मैं यहाँ पे मे बी एक स्टेप और डाल सकता था। यहाँ पे मैं लिख रहा था स्टैंडर्ड स्केलर भी डाल सकता था। और भी बहुत सारी क्या कहते हैं फंक्शंस होते हैं जो इस पाइपलाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल क्योंकि मेरा डाटा सेट बहुत ही सिंपल है, केवल दो ही स्टेप करने हैं मुझे, एक एनकोडिंग करनी है और मेरे क्या कहते हैं उसको फीड कर देना है, मॉडल को फीड कर देना है। तो इस पाइपलाइन में केवल दो ही फंक्शनैलिटी ऐड करी मैंने, सिर्फ वन एनकोडिंग और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, केवल दो ही फंक्शनैलिटी ऐड करी। आप इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, और जैसे भी आप फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो ही एग्जीक्यूट होने वाली है। तो इसको हम देखते हैं कैसे। तो मैंने पाइपलाइन को बिल्ड कर दिया था। उसके बाद क्या करा था मैंने इसको, हाँ, क्या कहते हैं, वन एनकोडर पहला स्टेप था, दूसरा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। इस पाइपलाइन को क्योंकि मैंने बना लिया है, तो मैंने अब एक्स ट्रेन जो डाटा था और वाई ट्रेन जो जाता था, उसमें मैंने अपनी पाइपलाइन को फिट किया है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अब मैंने रैंडम फॉरेस्ट को फिट नहीं किया यहाँ पे, मैंने अपनी पाइपलाइन को फिट किया है। ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर ही रैंडम फॉरेस्ट है। और दूसरा, मैंने यहाँ पे एक्सट्रेन एनकोडेड को फिट नहीं किया यहाँ पे। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर जब मैंने रैंडम फॉरेस्ट का बनाया था, कहाँ गया वो, ये रहा। तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मैंने किसको फिट किया था, एक्सट्रेन एनकोडेड को फिट किया था यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे वन हॉट एनकोडर ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहा था। बट इसके अंदर पाइपलाइन के अंदर, कहाँ गई पाइपलाइन, हाँ ये रही पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन के अंदर मैंने एक्सट्रेन को फिट किया है, क्योंकि जैसे ही मैं एक्सट्रेन अपनी पाइपलाइन को पास करूंगा, तो पहले पाइपलाइन उसको वन हॉट एनकोडर की हेल्प से एनकोड कर देगा, उसके बाद ही रैंडम फॉरेस्ट को देगा। तो अब जो वो स्टेप था वो ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप में आ चुका है, तो मुझे वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट किया इस कोड को, तो अपने आप ही देखो इस पाइपलाइन के अंदर आ गया कि जो भी इसको डाटा मिलेगा, पहले ये उसको वन हॉट एनकोडर की हेल्प से एनकोड करेगा, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट को देगा। ठीक है, अब देखो कि जो नेक्स्ट स्टेप था, हम क्या चाहते थे, कि हम चाहते थे भैया जो भी हमने मॉडल को बिल्ड किया है वो प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये हमारा एक्स टेस्ट डाटा सेट है और मैं इसको प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया और मैंने बोला कि जो पाइपलाइन मैंने ट्रेन करी है यहाँ पे, ये पाइपलाइन मैंने यहाँ पे ट्रेन करी है, इस पाइपलाइन को मैंने बोला कि मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ एक्स टेस्ट को। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे भी लॉजिक समझ पा रहे होंगे कि इस बार भी मैंने एक्स टेस्ट एनकोडेड को यहाँ पास नहीं किया, मैंने केवल एक्स टेस्ट को पास किया है। और पाइपलाइन ऑटोमेटिकली टेस्टिंग डाटा सेट को भी पहले एनकोड करेगी, उसके बाद ही प्रिडिक्ट करेगी। तो यहाँ देखो कोई भी एरर नहीं है, और सीधा ही इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया है। और एक प्रॉब्लम जो ऊपर और आ रही थी, वो क्या आ रही थी, कि अगर मैं सिंगल रो को क्या कहते हैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ, तो उसको भी मेरे को एनकोड करना पड़ रहा था। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सिंगल रो को, जो कि ये थी सिंगल रो को, ये भी डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे एरर दे रहा था। इसको भी पहले क्या करना पड़ रहा था, हमें एनकोड करना पड़ रहा था वन हॉट एनकोडर से, उसके बाद ही प्रिडिक्ट हो पा रहा था। पर क्योंकि पाइपलाइन में ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया इसको, पाइपलाइन को, भैया कि ये डायरेक्टली सिंगल रो को प्रिडिक्ट करके बता, और इसने इसको भी इजीली प्रिडिक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको पाइपलाइन का लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे पाइपलाइन ने हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो यूज़र की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब जो यूज़र होगा ना, यूज़र वो ऑटोमेटिकली कैटेगोरिकल वैल्यूज़ डालेगा, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ डालेगा। कैटेगोरिकल वैल्यूज़ मतलब वही ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ट्रेन टाइप वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इसको डालेगा। और ये डायरेक्ट मॉडल के पास नहीं जाने वाली, ये जाने वाली है पाइपलाइन के पास, जो कि हम नहीं बनाई है। और पाइपलाइन देखेगा कि भैया पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप तो है भैया एनकोडर, ओ एच ई वन हेड एनकोडर,
तो वो इन कैटेगोरिकल वैल्यूज को फर्स्टली क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा डिजिटल वैल्यूज में, वन और जीरो की फॉर्म में। उसके बाद वो बोलेगा कि पाइपलाइन, बेसिकली पाइपलाइन क्या बोलेगी, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आता है भैया रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। तो वो वैल्यूज रैंडम फॉरेस्ट के पास जाएंगी कन्वर्ट होने के बाद। तो अब हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कि हमें बार बार वन हॉट एनकोडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, और यूजर की प्रॉब्लम भी सॉल्व, यूजर अपना इजीली कैटेगोरिकल वैल्यूज डाल सकता है। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस जो पाइपलाइन है, हम ये जो पाइपलाइन हमने बनाई थी जिसके अंदर दोनों वैल्यूज थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हमको एक जॉब लिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा एक पिकल एक लाइब्रेरी होती है जो कि हमारे इस पाइपलाइन को क्या करती है, सेव कर लेती है लोकली। तो इसके लिए ये कोड हमको रन करना पड़ता है कि पाइपलाइन को डंप कर दो, और अगर ये इजीली डंप हो जाए, मतलब सक्सेसफुली डंप हो जाए, तो मेरे को ये आउटपुट में दे देना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, तो इसने मेरी ये पाइपलाइन को देखो यहाँ पे सेव कर लिया, रैंडम फॉरेस्ट प्राइस प्रिडिक्शन PKL। तो ये मेरी अब पाइपलाइन क्या होगी, हाँ कहाँ गया कोड, ये मेरी जो पाइपलाइन थी जिसको मैंने ट्रेन किया था, ये अब लोकली सेव हो गई है। तो ये जो फाइल है, इसका फ़ायदा क्या होता है, जो मैंने ये पाइपलाइन को सेव किया है, इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जो हमने पाइपलाइन सेव करी है ना, सेव करी है, ये बेसिकली क्या है, मेरा पूरा पूरे मतलब मेरे पूरे मेहनत का फल है, मेरी पूरे मेहनत का फल है ये पाइपलाइन। ठीक है, कैसे मेरे पूरे मेहनत का फल है, कि अब मेरे को कोड से कोई मतलब नहीं है जो कि मैंने राइट किया था पहले, वो अगर खराब हो जाए, ना हो, गायब हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी वो सारा का सारा मटेरियल सेव कर लिया है। इस पाइपलाइन को मैं थ्रू आउट दी मतलब थ्रू आउट दी प्रोसेस कहीं भी किसी भी कोड में यूज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि एक प्लांट होता है, प्लांट के अंदर फ्रूट होता है, फ्रूट का जो बीज होता है ना, उस बीज के अंदर उस प्लांट का पूरा DNA होता है। उस बीज से आप पूरा का पूरा एक प्लांट बना सकते हो, जमीन में मतलब जो जमीन में डाल के पानी वानी दे के। तो वैसे ही हमारे जो पूरा का पूरा कोड था, उसका जो बीज है, वो ये पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के अंदर वो पूरा ही प्रोजेक्ट का एसेंस है। ठीक है, उस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है। तो अब ये पाइपलाइन को मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ये प्रिडिक्ट कर पाएगी बिना उस कोड के हेल्प के जो कि मैंने लिखा है। क्योंकि ये वो कोड और इस पाइपलाइन में अब एक डिफरेंस आ चुका है, ये दोनों एक अलग अलग फाइल्स हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं नई फाइल ऑलरेडी बना चुकी है, जैसे कि ये रहा। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मिनट वेट करते हैं, इसको खुलने देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, फिर से जॉब लीव को इंपोर्ट किया, और जो मैंने जो सेव किया था, हमने कौन सा वो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को सेव किया था, इसको मैंने लोड किया। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैंने लोड किया। और जब मैंने लोड किया तो फिर से मैंने वो डाटा सेट मांगा। ठीक है, तो डाटा सेट मांगा, इसमें फिर से मैंने हेड मांग लिया। उसके बाद मेरे को पता है कि जो यूज़र होगा वो केवल इन्हीं चीज़ की वैल्यूज़ देने वाला था, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ट्रेन टाइप, ट्रेन क्लास, फेयर। तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है उनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद जो मेरा एक्स हेड वो ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम रो को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने सेकंड रो को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे इस कोड की हेल्प से। तो जैसे ही मैंने सेकंड कोड को सेलेक्ट कर दिया, अब मुझे पता है क्योंकि मैंने पाइपलाइन को ट्रेन किया है, तो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली मेरे इस रो को कैटेगोरिकल चीज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधे ही उस मॉडल को बोलना है कि भैया ये मैं तेरे को 5 वैल्यूज दे रहा हूँ, मुझे प्रिडिक्ट करके बता कि प्राइस क्या होगा। तो मैंने सीधे लोड इन मॉडल को बोला कि प्रिडिक्ट करके बताओ प्राइस क्या है, और इसने प्रिडिक्ट कर दिया 39.95। और हम देखते हैं हमारी वैल्यू सही है कि नहीं है। ये सेकंड रो था, सेकंड रो में हम प्राइस देखें तो 39.95। इसका मतलब समझ में आया कि ये जो फाइल थी, जो हमने इतनी मेहनत करके ये फाइल बनाई थी, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने इस सारे ही कोड को, इस सारे ही बेसिकली प्रोसीजर को एक फ़ाइल में सेव कर लिया था, जिसका नाम ये था। और ये फ़ाइल को मैं किसी और कोड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वहाँ पे भी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही जो पिकल फ़ाइल होती है, इसको पिकल फ़ाइल बोलते हैं, यही जो पिसिकल पिकल फ़ाइल होती है, इसी को हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं, जिस
की वजह से ही कोई भी यूज़र इस पिकल फाइल से बात कर पाता है। इस पिकल फाइल को इनपुट वैल्यूज़ दे पाता है और प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाता है। तो इस तरीके से जो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस होती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। जब भी हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, बेसिकली पाइपलाइन क्या करती हैं कि वो सारे ही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करती है जब भी तुम उसमें वो लिखते हो। तो बेसिकली बस आपको क्या करना होता है, वो पाइपलाइन के अंदर वो सारे स्टेप्स लिख देने होते हैं और जब भी इनपुट वैल्यूज़ उसको मिलेगी, वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होंगे, वो सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं और कैसे पाइपलाइन्स हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और कैसे हम उस पाइपलाइन को सेव करते हैं लोकली अपने कंप्यूटर में और उसको फ्यूचर में किसी और फाइल के अंदर या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार टास्क है, ईज़ी टास्क है। सो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं प्रॉब्लम हुई हो, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मैं ये दोनों की दोनों फाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप इसको देख पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।